माई सेल्फ भारत शर्मा, बायोलॉजी फैकल्टी, सर्वोदय साइंस कैंपस, महुआ, दौसा। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। हम बात करेंगे यहाँ पे बायोलॉजी के लिए प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी के बारे में आपने पहले टॉपिक में पढ़ लिया, तो हम यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी का स्टडी किया करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी, देखो फिजियोलॉजी मीन्स क्या है। यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी की बात करना चाह रहे हैं हम, तो फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखना चाहते हैं कि जो उपापचयी प्रोसेस है, उपापचयी प्रक्रियाएं, उनकी सभी सम्मिलित क्रियाओं की स्टडी फिजियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। तो यहाँ प्लांट फिजियोलॉजी में जितनी भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हैं उन सभी की स्टडी की जाएगी। तो ये जो प्लांट फिजियोलॉजी है, इसके अंतर्गत हमारे 5, 6, 7 और 8 चैप्टर जो होंगे वो इसके अंतर्गत रखे गए हैं, और ये मार्क्स के दृष्टि से भी बहुत अच्छे महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम पार्ट नंबर 5 जो है हमारा, वो है पादप जल संबंध, वाटर रिलेशन, पादप जल संबंध। इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। वाटर रिलेशन चैप्टर नंबर 5 है, वाटर रिलेशन। इसमें हम जानते हैं कि वाटर जो है प्लांट के लिए, या एक कोशिका की बात करूं मैं तो सीधी सी बात है, कोई भी सजीव की कोशिका के अंदर 90% जो योगदान होता है वो जल का होता है, वाटर का होता है। वो उसकी उपापचयी प्रक्रियाओं के लिए अति आवश्यक होता है। तो कुछ केस में पौधों के अंदर जल की कमी भी है, जो है जल भी बहुत कम मात्रा में होता है। जैसे हम बात करें सीड के अंदर जल बहुत कम रहता है। तो यहाँ वाटर रिलेशन में वाटर के बारे में देखना चाहें हम, तो इस वाटर रिलेशन में हमें देखेंगे कि पौधा जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कैसे करता है, ज़मीन में से कैसे ग्रहण करता है, और इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाता है। इन सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन हम वाटर रिलेशन के अंतर्गत करेंगे। तो इस वाटर रिलेशन में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बल और उनके दाब, इनके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। तो वाटर रिलेशन में सबसे पहले हम देखें, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ बल के बारे में, कुछ नियमों के बारे में। तो कुछ फोर्स जो हैं उनका हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक फोर्स है विसरण, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन मीन्स होता है विसरण। तो इस विसरण के बारे में देखना चाहेंगे। देखो विसरण क्या है। हमने ये देखा है कि जब हम किसी कमरे के अंदर एक परफ्यूम की बोतल खोलते हैं तो वो परफ्यूम पूरे कमरे में फैल जाता है। क्लियर बात है। तो इसका रीज़न क्या हुआ? इसका रीज़न सीधा सा ये था कि जो परफ्यूम था, जहाँ बोतल खोली गई वहाँ उसकी सांद्रता अधिक थी, कमरे के और चारों कोनों पर सांद्रता कम थी। तो परफ्यूम कहाँ गया? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। चाहे हम कोई पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसको पानी में घोलें या चीनी को घोलें तो वो भी घुल जाती है और पूरा मिश्रण एक जैसा हो जाता है। उसका रीज़न भी सीधा सा है कि वो चीज़ें क्रिस्टल थे, वो पदार्थ थे, वो क्या हुए? अधिक सांद्रता से कहाँ पहुँचे? कम सांद्रता की ओर। तो विसरण, यही नियम जो था, ये था विसरण का नियम। किसका नियम? विसरण का नियम। विसरण का नियम क्या है? अब अकॉर्डिंग हम देखें तो कोई भी ठोस हो या द्रव हो या गैस हो या आयन हो, इन सभी पदार्थों का अधिक सांद्रता से, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, अधिक सांद्रता से, खुद की अधिक सांद्रता से किधर की ओर जाना? कम सांद्रता की ओर जाना। उस नियम को ही कहा जाता है विसरण। क्या कहा जाता है? विसरण। किधर से किधर जाना? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। तो परिभाषा बन गई, ठोस, द्रव, गैस या आयन का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, उसे विसरण कहा जाता है। अब देखो विसरण जो होता है, कब तक विसरण होगा? पहली बात हम ये करें तो हम ये बात करते हैं कि कब तक ये जाएगा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। ये जब तक जाएगा जब तक साम्य अवस्था स्थापित ना हो जाए, यानी साम्य अवस्था तक विसरण की प्रक्रिया चलती रहेगी। क्लियर बात है। विसरण होता क्यों है? सबसे पहले बात करें कि भाई इसका क्या कारण है, क्यों हो रहा है विसरण। तो इसके लिए केमिस्ट्री सीधी सी बात ये कहती है कि प्रत्येक पदार्थ के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है, और उस गतिज ऊर्जा की वजह से अणु जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। तो किसकी वजह से हो रहा है? सारा गतिज ऊर्जा की वजह से। और उस गतिज ऊर्जा की वजह से अणुओं में क्या पाया जाता है? मूवमेंट पाया जाता है।
इसकी वजह से वो इधर से इधर मूव करते हैं। क्लियर बात। तो रीजन कौन हुआ? गतिज ऊर्जा। अगली बात करना चाहें हम इसके नेक्स्ट बिंदु पर देखें तो साम्यावस्था तक स्थापित होने तक ये चलता रहेगा। नेक्स्ट, विसरण की चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो या गैस हो, सब में विसरण होता है, सब में विसरण समान रूप से पाया जाता है, लेकिन विसरण की दर सबकी अलग अलग पाई जाती है। देखो दोनों का अर्थ समझना, ठोस, द्रव या गैस में विसरण पाया जाता है, लेकिन विसरण की दर इन तीनों में अलग अलग पाई जाती है। जैसे आप सोचो, सबसे ज़्यादा यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा विसरण की दर किसकी होगी भैया? गैस की। किसकी होगी? गैस की। तो गैस की विसरण की दर, वह विसरण तो हो रहा है लेकिन दर क्या है? ज़्यादा। उससे कम विसरण की दर किसकी होगी? द्रव की। और उससे कम किसकी होगी? ठोस की। तो विसरण की दर को यदि हम देखें तो विसरण की दर क्या हो रही है? सब में डिफरेंट हो रही है। विसरण सब में होगा, लाइन हमारी ये कह रही है कि विसरण सब में पाया जाता है, लेकिन विसरण की दर गैस, द्रव और ठोस में भिन्न भिन्न पाई जाती है। क्लियर बिंदु ये। नेक्स्ट बात करें, देखो अगला बिंदु ये है कि कोई भी एक तंत्र जो है, किसी भी एक तंत्र के अंदर, एक सिस्टम में पदार्थ जो हैं उनके विसरण की दिशा और गति अलग अलग हो सकती है। एक ही तंत्र में विसरण की दिशा व गति अलग अलग हो सकती है। तो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि एक तंत्र में पदार्थ के अणुओं की विसरण की दिशा व गति अलग अलग हो सकती है। इस बात को हम क्या करना चाहते हैं? प्रूव करना चाहते हैं कि गति अलग अलग हो सकती है। मतलब क्या है इसका मीन्स? तो देखो भाई, सीधी सी बात है, मान लो मैं कहूँ कि हमारे पास एक चीनी का विलयन है जिसमें चीनी घुली हुई है उस विलयन में, और उसके पास हमने रखा क्या? एक शुद्ध जल रखा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर यदि हम देखें तो विसरण, चीनी का विलयन तो जाएगा किधर की तरफ? जल की तरफ, क्योंकि चीनी की सांद्रता यहाँ क्या है? ज़्यादा, और यहाँ चीनी की सांद्रता क्या है? कम। तो इसका डायरेक्शन तो ये हुआ। लेकिन हम जल के रूप में देखें तो जल की सांद्रता शुद्ध जल में ज़्यादा है, तो ये जल किधर से किधर जाएगा? जल जाएगा चीनी के विलयन की तरफ। तो इसका मतलब एक ही तंत्र में पदार्थ के अणुओं की विसरण की दिशा क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। और ये हमने देखा, चीनी के विलयन में से चीनी जो होगी वो किधर की तरफ जाएगी? जल की तरफ। और जल जो होगा वो किधर की तरफ जाएगा? विलयन की तरफ। तो डायरेक्शन दोनों अलग अलग हुई कि नहीं हुई? सीधी सी बात है। तो ये बात भी हमारी प्रूव हो गई। क्लियर बात है। नेक्स्ट, अब हम बात करें विसरण के प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो विसरण की जो दर है, डिफ्यूजन रेट है, विसरण की दर जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक जो हैं वो विसरण को प्रभावित करते हैं। तो हम इनके बारे में देखना चाहें तो सबसे पहले हम नंबर 1 देखें, ये डिपेंड करता है तापमान पर। किस पर? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर, तापमान। देखो तापमान पर विसरण की दर, आप सिंपल सी एग्जांपल ले हम कि मान लो हम चीनी जो है उसको घोलना चाहें, तो एक तो चीनी को हम सामान्य घोलें, दूसरा एक चीनी को पानी में रखें हम गर्म करें, तो कौन जल्दी घुलेगी? जिसको हम गर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब घुलना मतलब क्या है? विसरण होना। तो सीधी सी बात निकल के सामने आई कि टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर। तो विसरण की दर भी क्या होगी? बढ़ेगी। डिफ्यूजन रेट भी क्या होगी? बढ़ेगी। सीधी सी बात है कि नहीं है? इसका रीजन क्या है? रीजन एक देखें हम यहाँ पे, तो रीजन निकल के सामने ये आता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो उससे अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और उसकी वजह से विसरण की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर बात है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या बढ़ती है? गतिज ऊर्जा। क्लियर बात है। तो पहला फैक्टर कौन हुआ? टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर की हम बात करें तो दूसरा फैक्टर है हमारा घनत्व, डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। तो डेंसिटी के बेस पे बात करना चाहें हम घनत्व के आधार पर, तो एक आपने केमिस्ट्री में रूल पढ़ा होगा, ग्राहम का नियम। और ग्राहम का नियम ये कहता है कि विसरण की दर डिफ्यूजन
घनत्व के वर्गमूल के व्यतुक्रमानुपाती होती है। नियम क्या कहना चाह रहा हमें, डिफ्यूजन रेट जो होती है, विसरण की दर घनत्व के वर्गमूल के व्यतुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब घनत्व ज़्यादा होगा, घनत्व क्या होगा, ज़्यादा, तो विसरण की दर क्या होगी, कम होगी। विसरण की दर क्या होगी, कम। घनत्व कम होगा तो विसरण की दर क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि एक दूसरे के क्या चल रही है, व्यतुक्रमानुपाती। सिद्ध करके दिखाएं इसको हम। देखो, आप ये जानते हो कि ठोस जो होता है उसका घनत्व, सीधी सी बात, हम यहाँ घनत्व के बेस पे बात करें तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है भैया, ठोस का। फिर उससे कम किसका होता है, द्रव का। फिर उससे कम किसका होता है, गैस का। ये तो किसकी बात करी हमने, घनत्व की। अब हम विसरण की दर की बात करना चाहें तो अभी भी मैंने एक नियम बताया कि विसरण की दर जो होती है वो घनत्व के वर्गमूल के व्यतुक्रमानुपाती होती है। और आप जानते हो कि सबसे कम घनत्व किसका है, गैस का। और गैस का जो है घनत्व क्या है, कम, तो विसरण की दर क्या होगी, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा विसरण की दर किसकी होगी, गैस की। उससे कम किसकी होगी, द्रव की। और उससे कम किसकी होगी, ठोस की। तो बात सिद्ध हो गई ना। क्या नियम निकल रहा है हमारे यहाँ पे कि विसरण की दर घनत्व के वर्गमूल के व्यतुक्रमानुपाती होती है। क्लियर बात है। नियम नंबर 3, यहाँ पे बात करें प्रवणता के बारे में। इसके बारे में बात करना चाहें, प्रवणता के बारे में। तो प्रवणता के बेस पे यदि हम कहना चाहें कि भाई मान लो एक सांद्र विलयन है और एक कम सांद्र विलयन है, तो जल किधर से किधर जाए, विसरण किधर से किधर होगा। यहाँ पे सीधी सी बात करें हम कि यहाँ पर एक जो है हमारे पास विसरण दाब की प्रवणता, विसरण दाब की प्रवणता। अब एक जगह विसरण दाब जो है वो ज़्यादा है और एक जगह विसरण दाब जो है वो कम है। क्लियर बात है। एक जगह विसरण दाब क्या है, ज़्यादा, एक जगह विसरण दाब का क्या है, कम। तो अणु जो होते हैं हमेशा अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर जाते हैं। अधिक विसरण दाब से किधर की ओर जाएंगे, कम विसरण दाब की ओर। सीधी सी बात है। एक आपके पिताजी जो है आपको पीटने, यानी टेंशन में हो पिता, और टेंस जो है उस कंडीशन में आप क्या करते हो, अपने आप को बचाने के लिए चुपचाप रहते हो ना, और दूसरे कमरे में मुँह कर जाते हो। यानी अधिक प्रेशर से किधर भगे, कम प्रेशर की तरफ। अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ। यहाँ भी क्या हो रहा है, अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की तरफ। तो ये क्या हो गया, विसरण दाब की प्रवणता। ये 3 फैक्टर जो होंगे वो 3 फैक्टर क्या कर रहे हैं, विसरण की दर को प्रभावित करते हैं। क्लियर बात है। तो विसरण की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित किए, नंबर 1 टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करना चाह रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विसरण की दर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सीधी सी बात है। नेक्स्ट नंबर 2 बात करें घनत्व, तो विसरण की दर जो है घनत्व के वर्गमूल की क्या आ रही है, व्यतुक्रमानुपाती। घनत्व ज़्यादा तो विसरण की दर कम, घनत्व कम तो विसरण की दर ज़्यादा। अगला नियम है हमारा नंबर 3, प्रभावित करने वाले कारक में विसरण दाब की प्रवणता। अणु जो होंगे वो किधर से किधर जाते हैं, अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर। अधिक विसरण दाब से किधर की ओर जा रहे हैं, कम विसरण दाब की ओर। यानी अधिक सांद्र क्षेत्र से किधर जाएंगे, कम सांद्र क्षेत्र की ओर। क्लियर बात है। तो ये तीनों फैक्टर जो होंगे विसरण दाब को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट बिंदु की बात करें हम कि विसरण का महत्व क्या है। विसरण जो है, डिफ्यूजन है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है, महत्व क्या है इसका। तो देखो भैया, सीधी सी बात मैं करना चाहूँ कि अधिकतम जो चीज़ें हैं वो विसरण की वजह से मूवमेंट कर रही हैं। वायुमंडल एवं पादपों के बीच में जो O2 और CO2 का विनिमय जो हो रहा है, O2 का और किसका, CO2 का विनिमय है, वो किसकी वजह से हो रहा है, विसरण की वजह से। किसकी वजह से, विसरण की वजह से। हार्मोन जो होते हैं उनकी सप्लाई भी किसकी वजह से होती है, अधिक सांद्रता से किधर की ओर जा रहे हैं, कम सांद्रता की ओर। तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, विसरण की वजह से। क्लियर बात है। और नंबर 3 यदि बात करें हम, वायुमंडल में जलवाष्प, यानी इसका मतलब सीधा सा है कि जो वाष्पोत्सर्जन है उसमें भी विसरण काम करता है। वो आगे बात करेंगे हम इसके बारे में, एक बिंदु निकल के आएगा। अगला है परासरण, वो भी एक प्रकार का ही क्या होता है, विसरण।
परासरण भी एक प्रकार का क्या है, विसरण होता है। क्लियर बात है। तो ये टॉपिक हमारा विसरण कंप्लीट हुआ। विसरण आ गया समझ में। विसरण का मतलब क्या है, ठोस द्रव गैस या आयनों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको सीधा सा दिया, परफ्यूम की बोतल खोल के देखना, वो अपनी अधिक मात्रा से कहाँ जाएगी, कम मात्रा की ओर। सारे कमरे में फैल रही है किसके नियम की वजह से, विसरण के नियम की वजह से। क्लियर बात है। अब हम बात करें, उसके अलावा मैंने बात बताई कब तक चले गए, जब तक क्या स्थापित ना हो जाए, साम्य अवस्था। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, गतिज ऊर्जा। इस अणुओं में गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए मूवमेंट करने का कार्य करते हैं। विसरण की दर गैस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम, ठोस में सबसे कम। एक तंत्र जो है उसमें पदार्थ के अणुओं के विसरण की दिशा अलग अलग हो सकती है। ये सिद्ध किया हमने चीनी के विलयन और जल को संपर्क में रखने पर। क्लियर बात है। तो ये हमारे टॉपिक था। अगला टॉपिक है हमारा परासरण। क्या है, परासरण। तो अब हम बात करना चाहें परासरण के बारे में। तो विसरण के बाद हम देखें किसके बारे में, परासरण के बारे में। नोट डाउन, आप इसको लिख लो और याद रखो। नेक्स्ट बात करेंगे हम परासरण के बारे में। ये सारे वाटर रिलेशन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जब तक इन नियमों के बारे में जानकारी नहीं होगी हम ये 5, 6, 7, 8 चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये रूल बहुत अति आवश्यक है, इनके बारे में ध्यान रखना अति आवश्यक है। दूसरा बिंदु है हमारा परासरण। कौन सा है, परासरण। इसको बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस। देखो परासरण जो है ओस्मोसिस कहा जा रहा है इसे। एबिनोलेट नाम के वैज्ञानिक थे, उसने इनके बारे में बताया। परासरण क्या है, एक प्रकार का विसरण ही है। मैंने लास्ट लाइन में बोला था कि परासरण भी एक प्रकार का विसरण होता है। तो परासरण की हम देखें यहाँ पे, परासरण की डेफिनेशन क्या है। देखो परासरण में हम बात करें जल की तरफ, विलायक। जल एक यूनिवर्सल विलायक सॉल्वेंट होता है। तो जल की हम बात करें, विलायक बोल दो या जल बोल दो, एक ही बात है। सॉरी, विलायक या जल। ये जल जो होता है ये हमेशा अपनी अधिक सांद्रता से किधर की तरफ जाता है, कम सांद्रता की ओर। लेकिन ये तो विसरण ही हो गया, अधिक सांद्रता से किधर की ओर जाना, कम सांद्रता की ओर। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ विसरण में और परासरण में। परासरण के अंदर हम बात करते हैं बीच में एक झिल्ली के बारे में, जिसे बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ बात करते हैं। तो ये विसरण से डिफरेंट हो गया। और ये नियम ये कहता है कि विलायक इट मीन्स जल अपनी अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर किधर की ओर जाता है, कम सांद्रता की ओर जाता है। इस रूल्स को बोलते हैं ओस्मोसिस या परासरण। नियम वापस बोलना, खुद बनाओ नियम को। विलायक या जल का अधिक सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर कम सांद्रता की ओर जाना ही क्या कहलाता है, परासरण, ओस्मोसिस। क्लियर बात है। नियम नंबर 1 किस पे हमने फोकस किया, विलायक पर। कौन जा रहा है, जल। किधर से किधर जा रहा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा है। अब देखो इसी नियम को मैं चेंज करना चाहूँ, क्लियर बात है। चलो एक सिंपल से एग्जांपल की बात करूँ मैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल जैसे हम बात करें, मान लो एक ये पात्र है, बीकर है, जिसमें जल भरा हुआ है, और ये दूसरा पात्र है उसमें भी जल भरा हुआ है। इसके अंदर जो है 100 ml वाटर भरा हुआ है, इसमें 10 ml जल भरा हुआ है। दोनों के बीच में हमने कनेक्ट कर दिया और उसके बीच में लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली। सीधी सी बात है। तो अब जल जो होगा वो अपनी अधिक मात्रा, यहाँ मात्रा ज़्यादा है, यहाँ मात्रा कम है, तो जल किधर से किधर जाएगा, अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर। तो ये हो गया परासरण। ये बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली मान रहे हैं हम, सीधी सी बात है। तो ये कंडीशन हो गई। अब देखो यहाँ बोल रहे हो आप जल का खुद की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, जल की खुद की अधिक सांद्रता और उससे किधर की ओर जाना, कम सांद्रता की ओर जाना। दैट्स क्लियर। अब देखो मैं एक दूसरी डेफिनेशन की बात करना चाह रहा हूँ, डेफिनेशन नंबर 2। इस चीज़ को चेंज कर दूंगा, सारी बात करें। मान लो कि हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने एक विलयन तैयार किया। क्या तैयार किया, विलयन, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में आप जानते हो कि विलयन बराबर क्या होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन बराबर
सोल्यूट प्लस सोलवेंट, दैट्स क्लियर। विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलियन, यानी विलेय में क्या, विलायक में क्या मिला दें, विलेय, तो क्या बन जाएगा, विलियन। जैसे हम पानी के अंदर चीनी मिला दें तो चीनी का विलियन तैयार हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखो मैं एक विलियन की बात करना चाहूँ। मान लो कि हमने इस जल के अंदर चीनी मिला दी, क्या मिला दी, चीनी मिला दी। इसमें हमने चीनी डाली, इसमें सपोज दैट हमने 1 चम्मच चीनी मिलाई। एक दूसरा ये विलियन है ए, एक दूसरा विलियन बनाया हमने, उसमें जल लिया और उसमें हमने 5 चम्मच चीनी ऐड की। कितनी चम्मच, 5 चम्मच। अब दोनों विलियन है, ए भी विलियन है और बी भी विलियन है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो इसमें विलेय की मात्रा क्या है, कम है इसकी तुलना में, इसमें विलेय की मात्रा क्या है, ज़्यादा है उसकी तुलना में। तो ये वाला जो विलियन होगा ये कहलाएगा तनु विलियन केमिस्ट्री में, और इसको क्या बोलेंगे हम, सांद्र विलियन। सही बात है, ये तनु विलियन, ये सांद्र विलियन। लोकल लैंग्वेज में बोल के देखें तो ये पतला घोल, और ये कौन सा घोल, गाढ़ा घोल। सही बात है ना। अब नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, इसमें सांद्रता देखें, और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सांद्रता जो होती है ना वो विलेय की मात्रा के समानुपाती होती है। पढ़ा होगा ना ये केमिस्ट्री में कि सांद्रता प्रोपोर्शनल टू विलेय की मात्रा, यानी विलेय की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी उसकी सांद्रता, उस विलियन की सांद्रता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। विलियन बोल रहा हूँ, विलियन की सांद्रता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो इधर विलेय कितनी है, 1 चम्मच, इधर विलेय कितना है, 5 चम्मच। तो इसके अंदर विलेय की मात्रा कम है, इस विलियन में, विलियन है भी ये भी विलियन है, इस विलियन में कितने चम्मच है, 5 चम्मच। इट मीन्स इसमें विलेय की मात्रा क्या है, ज़्यादा। तो ये विलियन जो होगा ना वो क्या होगा, सीधी सी बात, कम सांद्र विलियन। विलियन बात करना चाह रहा हूँ मैं, ये कौन सा विलियन होगा, अधिक सांद्र विलियन, अधिक सांद्र विलियन। अब आप तुलना करके देखो, दोनों को आप यदि कनेक्ट करके देखते हो तो अब इसमें सोचो, इसमें जल की मात्रा क्या है, इसमें चीनी कम है जल ज़्यादा है, इसमें चीनी ज़्यादा है तो जल कम है, और जल किधर से किधर जाता है, हमेशा खुद की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो अब जल की मात्रा, यहाँ तो जल की मात्रा ज़्यादा है इसकी तुलना में, और यहाँ पर जल की मात्रा क्या है, कम। तो जल तो हमेशा किधर से किधर जाएगा, अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर, यानी ए से बी की ओर। सही बात है, पतले से गाढ़े की ओर। तो इस बेस पे सोच के देखो कि किधर से किधर गया विलायक, ये देखना एक बार। तो यहाँ डेफिनेशन नंबर 2 यदि देखें तो विलायक या ब्रैकेट में बोलो जल, वो विलियन के बेस पे सोच के देखो किधर से किधर जा रहा है, कम सांद्रता, विलियन की कम सांद्रता, किसकी, विलियन की। यहाँ विलियन आ गया बीच में, कम सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर अधिक सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, परासरण। देखना एक बार बेटो, यहाँ लिखा था अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, पर यहाँ किसके बारे में कहें, विलायक का अपनी, खुद विलायक का अपनी। यहाँ भी विलायक ही जा रहा है लेकिन किसके बेस पे, विलियन की। और विलियन की कौन सी सांद्रता, कम सांद्रता, यानी कम सांद्र विलियन कौन सा होता है, पतला, इसमें जल की मात्रा क्या हो, ज़्यादा। और अधिक सांद्र विलियन कौन सा होता है, गाढ़ा, जिसमें जल की मात्रा क्या होती है, कम। तो जल तो हमेशा अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जा रहा है, चाहे यहाँ बात, पर यहाँ विलियन बीच में आने से क्या बन गया, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो 2 डेफिनेशन है आपके पास। डेफिनेशन नंबर 1, विलायक या जल का अपनी खुद की अधिक सांद्रता से कहाँ जाना, कम सांद्रता की ओर जाना अर्धपारगम झिल्ली में होकर, तो वो क्या कहलाता है, परासरण। अब डेफिनेशन नंबर 2, विलायक ही जा रहा है, और लेकिन विलायक किसकी, विलियन की, कम सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर किधर जाना, अधिक सांद्रता की ओर जाना, वो क्या कहलाता है, परासरण। तो देखो दोनों चीज़ें उल्टी हो गई ना, क्लियर बात है। तो ये था परासरण के बारे में। तो परासरण के आपके सामने 2 डेफिनेशन है।
क्लियर बात है, दोनों की चीज़ें बदल जाती हैं। ये सांद्रताएं जो होंगी, आप एक किसी भी सॉल्यूशन की सांद्रता, किसी विलयन की सांद्रता, वो किस पर निर्भर करती है, विलय की मात्रा पर। जिस विलयन में विलय की मात्रा ज़्यादा होगी वो विलयन कैसा होगा, अधिक सांद्र विलयन। जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होगी वो कैसा विलयन होगा, कम सांद्र विलयन। सीधी सी बात है, उसको बोलते हो आप तनु विलयन। जिसमें विलय की मात्रा ज़्यादा होती है उसको बोलते हो सांद्र विलयन। क्लियर बात है। तो डेफिनेशन दोनों ही क्या है, सही हैं। इसके अकॉर्डिंग भी जल तो किधर से किधर जा रहा है, खुद की अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर। यहाँ जल की मात्रा ज़्यादा है ना, लेकिन विलयन कैसा है, कम सांद्र विलयन। यहाँ जल की मात्रा कम है ना, लेकिन विलयन कैसा है, अधिक सांद्र विलयन। और जल के आधार पर सोच के देखो, जल किधर से किधर जा रहा है, अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा क्यों, इट मीन्स कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ। आप और बोलना चाहो तो बताओ, देखना किधर से किधर जा रहा है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ। लोकल भाषा में बोलना चाहो तो पतले से गाढ़े की तरफ। तो दोनों डेफिनेशन ही क्या है, सही हैं। आगे बात समझ में क्लियर बात है। बस पराशरण और विषण में डिफरेंस क्या आता है, अर्धपारगम में झिल्ली के बारे में, कि यहाँ अर्धपारगम झिल्ली में होकर जा रहा है। क्लियर बात है। तो ये तो पराशरण की डेफिनेशन थी। चलो हम कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं कि मान लो सपोज दैट एक विलयन हमारे पास ये है जिसकी सांद्रता जो है, इस विलयन के अंदर 4 चम्मच चीनी है, विलयन ए। एक ये विलयन नंबर 2 जिसके अंदर 10 चम्मच चीनी है। चीनी मतलब विलय, सीधी सी बात, विलय बोल दो। अब देखो इसके अकॉर्डिंग जल किधर से किधर जाएगा, सोचो। इसकी सांद्रता, विलय की मात्रा सांद्रता के समानुपाती होती है, तो इसकी सांद्रता क्या होगी, इसकी तुलना में कम होगी। इसकी सांद्रता इसकी तुलना में ज़्यादा होगी। तो ये कौन सा विलयन कहलाएगा, कम सांद्र विलयन। कौन सा विलयन, कम सांद्र विलयन। सही बात है ना। ये वाला कौन सा विलयन कहलाएगा, अधिक सांद्र विलयन। और आप जानते हो विलयन के नियम से जल किधर से किधर जाता है, विलयन के बेस पे सोचो तो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ। तो जल किधर से किधर जाएगा, ए से बी की तरफ। ऐसे नहीं निकल के आए तो दूसरा तरीका अपने पास में, इसमें 4 चम्मच चीनी है, इसमें 10 चम्मच चीनी है। इसका मतलब इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है, जल की मात्रा ज़्यादा है। इसमें किसकी मात्रा कम है, जल की मात्रा कम है। और जल हमेशा किधर से किधर जाता है, अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर। तो किधर से किधर जाएगा, ए से बी की तरफ। आपके पास दोनों ऑप्शन है। लोकल लैंग्वेज में देखना चाहो तो ये पतला है और ये गाढ़ा है, तो पतले से किधर की तरफ जाएगा, गाढ़े की तरफ। क्लियर बात है। ये तनु है और ये सांद्र है, तो तनु से किधर की तरफ जाता है, सांद्र की तरफ। तो ये आंसर निकल गया अपना। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम पराशरण के आगे प्रकार, पराशरण के जो है प्रेशर, उन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।